मोदी जी की सरकार में जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर इनकॉम्पिटेंट और भ्रष्ट है। ईडी की विश्वसनीयता मेरी नज़र में जीरो है। अगर वो 95% से ज्यादा लोगों को, अगर वो अडानी को अरेस्ट कर ले, तब मैं मानूंगा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इनके पास सबूत कुछ पुख्ता है। बिजली की गति से जो कल का ऑर्डर चैलेंज करने हाई कोर्ट जो पहुंच गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके ऊपर पहले एक तरीके से उसका निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। हाई कोर्ट में ये लेके तो गए, मैं हैरान हूँ कि रातों रात में इन्होंने क्या पिटीशन बना दी होगी। मतलब इसमें कितना दिमाग लगा पाए होंगे। मैं वकीलों को तो क्या सैल्यूट करूं, इसमें मैं बिल्कुल हैरान हूं कि रातों रात जाके सुबह सुबह इन्होंने मेंशन करके और करा भी ली। हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी ने ये केस इस बुनियाद पे चैलेंज किया है हाई कोर्ट ने, जिसे हाई कोर्ट ने 2-3 दिन के लिए अभी स्टे किया है कि उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी को। वो इस ग्राउंड पे मेनली चैलेंज किया है, जो मुझे अखबारों से और न्यूज़ रिपोर्ट से पता लग रहा है कि उनको पूरी तरीके से सुना नहीं गया था। ईडी को मतलब ईडी के एक वकील को पूरी तरीके से सुना नहीं गया था। उनकी मतलब मौका नहीं, दिली तमन्ना पूरी नहीं हुई थी जज को सुनाई कराने की, उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। मतलब आमतौर पे अगर एक बेल हो गई है तो उसको सुपीरियर कोर्ट तभी कैंसिल कर सकती है या उसको उसके खिलाफ फैसला दे सकती है जब उसमें कोई बहुत बड़ी कमी या खामी हो बेल के ऑर्डर में। और क्योंकि केजरीवाल साहब की अभी बीच में भी जमानत हुई थी, तो एक मेन रीजन जो बेल मना करने का होता है इन केसेस में कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे विटनेसेस को। अगर ईडी के वकीलों ने अपनी बेल जो उन्होंने अपोज की है उसमें ये कोई बहस नहीं की है कि इन्होंने किसी विटनेस को इस दौरान जब उनकी इंटरी बेल हुई थी तब उन्होंने कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी या विटनेसेस को उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, तब तक मैं नहीं समझता कि उनकी बेल को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ग्राउंड होता है जो शायद ईडी ने वो ग्राउंड लिया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है जमानत मिली और उसके बाद जो है ईडी आज हाईकोर्ट पहुंची, जिसके बाद जो है उस जमानत पर रोक लग गई और जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद जो है फैसला है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या फिर जेल में जो है बाकी का समय काटना पड़ेगा। तो सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पर। कैसे देख रहे हैं, शुक्रिया। इस पूरे मामले में देखिए जिस तरीके क्या कहता है, क्योंकि सर आप कानून के जानकार हैं, इसलिए कानून क्या कह रहा है? कानून तो कुछ कहता है या नहीं कहता बाद में आऊंगा। पहले मैं ये बताता हूं कि बिजली की गति से जो कल का ऑर्डर चैलेंज करने हाई कोर्ट जो पहुंच गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके ऊपर पहले एक तरीके से उसका निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में चाइना की जो कंपनीज है ना बहुत सारी, वो लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग गई हैं और उसमें गुजराती बिजनेसमैन बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन आज तक ईडी ने की नहीं। एक ये वाली इतनी बिजली की गति से अगर उसमें भी कर लेते इन्वेस्टिगेशन तो हमारे देश के बहुत सारे गरीबों को जो है रोजगार मिल जाता। खैर मैं अब आप पे इसको आपके सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो कानून की इसमें प्रावधान है, जिस बेसिस पे जो मैंने वहाँ सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे मालूम चला है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी ने ये केस इस बुनियाद पे चैलेंज किया है हाई कोर्ट ने, जिसे हाई कोर्ट ने 2-3 दिन के लिए अभी स्टे किया है कि उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी को। वो इस ग्राउंड पे मेनली चैलेंज किया है, जो मुझे अखबारों से और न्यूज़ रिपोर्ट से पता लग रहा है कि उनको पूरी तरीके से सुना नहीं गया था। ईडी को मतलब ईडी के एक वकील को पूरी तरीके से सुना नहीं गया था। उनकी मतलब मौका नहीं, दिली तमन्ना पूरी नहीं हुई थी जज को सुनाई कराने की, उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। मतलब वो इतना ज़्यादा सुनाना चाहते थे जितना उनको टाइम नहीं मिला। अब 10 से 5 तक हमारी अदालतें काम करती हैं और बेल को जल्दी से जल्दी सुन के जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ले डाउन कर रखा है। तो लेकिन अब जो ईडी वाले लोग हैं, अब उनको इतना सारा बताने का था, मतलब वो कम शब्दों में बेल को रोकने के लिए अपने आर्गुमेंट बता ही नहीं पा रहे थे। मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं कि भाई टाइम निकलता जाए, एक के बाद एक दिन निकलता जाए और हमें तो 20 दिन तक आर्गुमेंट करनी है, 20 दिन तक तो वैसे ही बेल नहीं होगी। तो ये कुछ कोर्ट क्राफ्ट कह लीजिए इसे या एक टैक्टिक्स कह लीजिए, ये होती है। लेकिन एक रीजनेबल सुनवाई अगर हुई है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा चैलेंज करने का, क्योंकि आप हमेशा रिटर्न सबमिशन भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप
को ऐसा लगता है, मन की तो कभी भी मुराद पूरी दिल की, क्योंकि वो अपनी मेहनत करके आया होता है तो वो चाहता है मेरे पास 10,000 पेज पढ़ने को तो मैं पूरे 10,000 ही पढ़ दूँ, लेकिन अब उससे तो 1 साल लग जाएगा बेल की सुनवाई करते हुए। और बेल खासतौर पे ऐसे मैटर में जो कि पॉलिटिकल है, क्योंकि बीजेपी के अगर लोग, मेरे ख्याल से अगर 90% से ज्यादा बीजेपी के लोग अगर जेल में होते, ईडी के पकड़े गए, ईडी ने पकड़ा होता उन्हें, तब तो मैं इस प्रक्रिया को सही मानता। इसमें क्योंकि ऑपोजिशन के लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, तो ईडी तो एक रोग एजेंसी है ना, कोई वो कानूनी तौर पे तो काम कर नहीं रही, एक क्रिमिनल एजेंसी की तरह काम कर रही है, तो उसकी विश्वसनीयता वैसे ही खराब है। और जब इतने बड़े वकील को उन्होंने कर रखा है, उनको भी बहुत लंबा टाइम चाहिए था, इसका मतलब उनके केस में जान नहीं थी, ऐसा मैं समझ सकता हूं। लेकिन सर क्या आपको लग रहा है उनको जो जमानत मिली, क्या आप उसको मानते हैं वो जो फैसला है, जो डिसीजन था कल, वो सही था? नहीं, अब फैसला सही था या नहीं था वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बेल नॉट जेल आज भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पीएमएलए के केसेस होते हैं उसमें जो बेल की कंडीशंस है बहुत ही सख्त हैं, और ये हमारे जो चिदम्बरम साहब हैं, ये वो कानून लाए थे, यूएपीए में भी उन्होंने बदलाव किया था, और पीएमएलए का भी जो कानून, ये सख्त कानून है, इसमें बेल लेने की सबसे बड़ी जो 2 कंडीशंस हैं सेक्शन 45 में पीएमएलए में, वो एक तो ये है कि जज को प्रथम दृष्टया ये लगना चाहिए कि ये बेगुनाह है। अब जब प्रथम दृष्टया ये लग रहा है तो ये फाइंडिंग जज को देनी पड़ती है बेल देने की। दूसरी फाइंडिंग ये भी देनी पड़ती है कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जब तक बेल पे रहेगा, जिसको बेल दी जा रही है, वो मुलजिम कोई और अपराध करेगा। अब ये भविष्य दृष्टा तो कोई होता नहीं है, ये टाडा के टाइम पे भी ऐसी कंडीशन थी एक, जो फिर सुप्रीम कोर्ट की एक करतार सिंह की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक एफिडेविट, क्योंकि भविष्य दृष्टा तो कोई भी नहीं होता, तो मुलजिम से एक एफिडेविट ले लेना चाहिए कि वो आगे कोई गुनाह नहीं करेगा जब तक वो बेल पर या क्राइम नहीं करेगा। तो ये कंडीशंस हैं। प्रथम दृष्टया बेगुनाह बताना किसी को तो बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है बेल इसमें। आपको क्या लग रहा है सर, अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, कानून क्या कहता है और जो सारी चीजें अब तक आपके सामने रही, क्या केजरीवाल को बेल अब 2-3 दिन के लिए जो ऑर्डर को रिजर्व रखा गया, क्या अब केजरीवाल छूट पाएंगे या फिर जेल में समय कटेगा? अब देखिए, बात यह है कि जो कानून है बेल का 439 का बेसिक कानून ये है कि हाई कोर्ट की पावर्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स बराबर। 429 में आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। अब मैं तो आपको कानून की टेक्निकलिटी ही बता सकता हूँ। तो दोनों की ताकत बराबर है, पर हाई कोर्ट क्योंकि एक सुपीरियर कोर्ट है तो वो उसके ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकती है, लेकिन बेल की क्योंकि पावर बराबर है, और अब एक कोर्ट ने अपना पूरी तरीके से माइंड लगा के, या तो कोई वो ऐसी वजह बताएगा हाई कोर्ट कि ये इस तरीके से जो है ये बॉर्डर किसी तरीके से भी कानूनी रूप से ठीक नहीं था, जब कैंसिल कर सकता है। वरना आमतौर पे अगर एक बेल हो गई है तो उसको सुपीरियर कोर्ट तभी कैंसिल कर सकती है या उसको उसके खिलाफ फैसला दे सकती है जब उसमें कोई बहुत बड़ी कमी या खामी हो बेल के ऑर्डर में। और क्योंकि केजरीवाल साहब की अभी बीच में भी जमानत हुई थी, तो एक मेन रीज़न जो बेल मना करने का होता है इन केसेस में कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे विटनेसेस को। अगर ईडी के वकीलों ने अपनी बेल जो उन्होंने अपोज की है उसमें ये कोई बहस नहीं की है कि इन्होंने किसी विटनेस को इस दौरान जब उनकी इंटरिम बेल हुई थी तब उन्होंने कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी या विटनेसेस को उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, तब तक मैं नहीं समझता कि उनकी बेल को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा शायद ईडी ने वो ग्राउंड लिया ही नहीं है। क्योंकि वैसा आपको लग रहा है 1-2 दिन में छूट जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ये तो हाई कोर्ट के जज के मन में क्या है, और हाई कोर्ट के जज का मन भी जब पता लगता है जब वो जजमेंट लिख चुके होते हैं। वैसे तो सर ऑर्डर को रिजर्व रखा गया, तो इसका मतलब क्या है? क्या कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि क्या होना है, क्या फैसला सुनाने, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसीलिए अभी मन नहीं बना है ऐसा जो होता है, वरना तो आज ही मना कर देते। तो सर रिजर्व रखने का क्या मतलब? क्या रिजर्व रखने का मतलब है कि जज साहब भी अभी अपने मन में भी डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों पक्षों की जो बातें हैं उनके सबूत और उनके बहस को तोलेंगे अभी वो, और उसके बाद फैसला कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी मैं खुद ही फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक मैं आपको जो ट्रेडिशन है, तब तक मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर
शिथिल रहे, यानी कि इस पे कोई अमल ना हो। 2 से 3 दिन का जज साहब ने कहा है कि अभी मैं ही अपना मन नहीं बना पाया, 2-3 दिन में मैं ऑर्डर पास करूं। सर कई लोगों ने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल को पहले जेल मिली प्रचार करने के लिए, उसके बाद फिर वो वापस जेल में चले गए, फिर जो है बहुत कम समय के बावजूद जो है कि आप देख लीजिए 10 से 15 दिन के बीच में उनको फिर से जो है जमानत मिल जाती है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो पूर्ण बहुमत में पहले जो सरकार हुआ करती थी, अब सरकार कमजोर हो गई है, इसीलिए जो है जुडिशरी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई काम कर। क्या ऐसी कोई चीज होती है, क्या इस तरह की चीजें होती है? अब देखिए, जजेस भी तो इंसान ही होते हैं। इस बात को तो हम कितने दिनों से कहते आ रहे हैं कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था हम पे दबाव है। बहुत सारे दूसरे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और सिटिंग चीफ जस्टिस भी इस बात का इशारा कई बार कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे जनता, और हमने तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कितने सुप्रीम कोर्ट के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए प्रदर्शन भी किए, इसलिए कि देश की जनता सुप्रीम कोर्ट और हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ी है। कोई दबाव बिल्कुल ना माने सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, और जुडिशरी कोई दबाव ना माने, क्योंकि जनता देश की मालिक है और जनता जुडिशरी के साथ खड़ी है, वो निष्पक्ष रूप से न्याय करे। मगर ऐसे आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ी, मतलब कहीं ना कहीं तो जरूरत थी। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की असंवैधानिक शक्तियां, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक शक्तियां तो बढ़नी चाहिए और मजबूत रहनी चाहिए, जो वो असंवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक तरीके से क्राइम और ऑफेंस होते हैं। अमित शाह जी की, मोदी जी की ताकत घटेगी तो संवैधानिक जो पदों पे लोग बैठे हैं उनकी संवैधानिक ताकत बढ़ेगी। तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है। जैसे जैसे तानाशाह की ताकत कम होती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की ताकत और उनके अंदर बैठे हुए लोगों की ताकत बढ़ती है। क्योंकि सर अरविंद केजरीवाल साहब जब पहले चुनाव के दौरान जब उनको जमानत मिली थी, तब भी अमित शाह ने, बीजेपी कई लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के प्रति जो है जुडिशरी कुछ ज्यादा ही मतलब सॉफ्ट दिखाई दे रही है, मतलब इस तरह उनका बयान था, कुछ उनको ज्यादा रियायत दे दी, हद से ज्यादा उनके लिए ये सारी चीजें हुई। तो ये चीजें, इसको लेकर भी सर सवाल उठा, खास तौर पे क्या ऐसा होता है? और उधर जो है आप देख लीजिए जो झारखंड के पूर्व सीएम, हाँ मैं वही कह रहा था, खास तौर पे क्या क्या डिफरेंस है सर इन सारी चीजों का? ये एक बहुत बड़े क्रिटिसिज्म का रीज़न है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल दी गई थी, उसके लिए बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है उस जजमेंट के लिए कि एक तो चुनाव में प्रचार करने के लिए, और दूसरा वही सिचुएशन तो हेमंत सोरेन साहब की भी थी, उनको ना देना, उनकी रिजेक्ट करना। भले ही वो कपिल सिब्बल साहब ने तो उसमें ये कहा था कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमने ये ठीक तरीके से फाइल नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई वकील से गलती भी हो गई, मान लीजिए सब कपिल सिब्बल साहब ने कोई गलती कर दी, तो उससे हेमंत सोरेन साहब को तो सफर नहीं करना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके प्रेसिडेंट मान के केजरीवाल साहब का हेमंत सोरेन साहब को भी बेल देनी चाहिए थी। तो ये जो बात है, ये बेशक एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है और रहेगा उस जजमेंट का। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब तक जो मनी ट्रेल है उसका पता नहीं चल पा रहा है और केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले, पर्याप्त सबूत नहीं है, ये बात कोर्ट की तरफ से भी कही जा रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले या फिर फंसाने की कोशिश हुई अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, अब मोदी जी और अमित शाह जी का मेन एम, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर 96% से ज्यादा बीजेपी के लोग अगर अरेस्ट करती ईडी, तब इसकी विश्वसनीयता पे मैं विश्वास करता, मतलब इसको विश्वसनीय मानता, बिल्कुल नहीं मानता मैं तो। ये बेईमानी करने के लिए है ना। अब बेईमानी करने के लिए तो जो ऑनेस्ट और समझदार अफसर होंगे वो तो एक हद तक ही जाएंगे ना बेईमानी करने के लिए। तो जितने करप्ट, भ्रष्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनको ऐसी ऐसी जगहों पे बैठाया जाता है जो असल में भी अगर एविडेंस होंगे तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जो इनकॉम्पिटेंट लोगों को ईडी में, सीबीआई में इसलिए बिठा दिया गया कि ये हमारी जी हुजूरी करेंगे, और आंखें बंद करके अगर अमित शाह जी कहेंगे कि इसको पकड़ लाओ, कुएं में कूद जाओ, इसको पकड़ लाओ, तो पकड़ लाएंगे। ऐसा काम तो वही करेगा ना जो इनकॉम्पिटेंट होगा या बहुत बड़ा भ्रष्ट होगा। कोई कॉम्पिटेंट आदमी तो ऐसा काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो मोदी जी की सरकार में जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर इनकॉम्पिटेंट और भ्रष्ट है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग अभी देख रहे हैं एग्जाम्स में, जो नीट में और एनईटी में हुआ। तो अब मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा
बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एनसीईआरटी हो या दूसरी जगह यूपीएससी हो, उन लोगों से आप बात करके देख लीजिए। अगर कोई इंटरव्यू भी लेता है तो उनकी इनकॉम्पिटेंस उनके बात करने से झलकती है, मतलब वो अपना सब्जेक्ट ही नहीं जानते, लेकिन बैठ गए हैं, बिठा दिए गए हैं ऐसे ऐसे बड़े पदों पे। आप एक नहीं, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए हुए अफसर को या किसी भी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को देख लें, उसका इंटरव्यू कर लें, उसको बोलते हुए देख लें, तो साफ नजर आ जाएगा ये बेवकूफ आदमी इस जगह पे बैठ कैसे गया। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मोदी जी की नहीं कर रहा हूं। हालांकि इसमें मैं A+B वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उसमें जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो सब बातें नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वाइस चांसलर्स बिठा दिए गए हैं, यूपीएससी में लोग बिठा दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी में लोग बिठा दिए गए हैं, मैं यूजीसी में लोग बिठा दिए गए हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, उनको बात करने की तमीज नहीं है और उनको इतने बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया। तो ये उसका अंजाम है। और ये नीट और एनईटी के जो पकड़े गए हैं ना, ये तो अगेन मैं वही बात बोलता हूँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो ये चोरी करने में एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं सब जगह, और तो कोई इनका स्किल है नहीं, इनकी अगर चोरी पकड़ी जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि इन्होंने लाखों चोरियां की होंगी जब एक दो पकड़ी जाती हैं। हर एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। जो आरएसएस और बीजेपी ने एग्जाम कराया होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस किया होगा, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, क्योंकि पैसे लेने का काम है। और अपने लोगों को, जो अंधभक्त लोग हैं ना, जो एकदम मतलब आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हैं, और आइडियोलॉजी क्या कि हमें भारत का संविधान खत्म करना है, वो आइडियोलॉजी। और कोई आइडियोलॉजी से किसी को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। एक आइडियोलॉजी जिससे सबको परेशानी है कि हमें भारत का संविधान खत्म करना है, वो आइडियोलॉजी वाले लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, बेवकूफ से बेवकूफ लोगों को, और दूसरा पैसे लेके। सर, एक पंक्ति है जो कही जाती है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये कई बार यूज होता है। तो इस पूरे मामले में आपको लग रहा है कि जो ईडी जिस तरह कार्रवाई कर रही है उस पर यह भी कहा गया कि भाई आप पक्षपाती कार्रवाई आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, न्याय हो रहा है, न्याय होते दिख भी रहा है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं आजकल तो, अब मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आजकल न्याय होते हुए दिखने का ज्यादा प्रयास किया जाता है। अच्छा। न्याय होना या ना होना वो पीछे रह गया आजकल। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। प्रयास ऐसा होता है कि लगे न्याय हो गया। अच्छा, हो या ना हो, मगर वो जो कहावत है वो ये है, उसमें सबसे बुनियादी बात ये है कि न्याय पहले तो होना तो चाहिए ही, फिर दिखना भी चाहिए, फिर उसके बाद दिखना भी चाहिए। और यहाँ तो होने का सवाल ही भूल गए सब, और दिखने पे सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये हो गया हालत। तो अभी हाईकोर्ट में ये लेके तो गए, मैं हैरान हूं कि रातों रात में इन्होंने क्या पिटीशन बना दी होगी। मतलब इसमें कितना दिमाग लगा पाए होंगे। मैं वकीलों को तो क्या सैल्यूट करूं इसमें, मैं बिल्कुल हैरान हूं कि रातों रात जाके सुबह सुबह इन्होंने मेंशन करके और करा भी ली। हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। अब किसी एक आम आदमी को आप सोचिए, अगर कोई एक गरीब आदमी है, किसान है, उसको अगर किसी ने हत्या भी कर दी, क्या वो रातों रात जाकर अगले दिन हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लगा सकता है? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हमारे देश को सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ये क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है? ये सबसे बड़ी ऐसी बात है जिसपे हमें सबको सोचना पड़ेगा। ये पूरा केस आपने देखा होगा, क्योंकि लंबे समय से ये पूरा मामला कोर्ट में चल ही रहा है। तो जो घोटाला है सर, इसमें आपको क्या लग रहा है? घोटाला जो शराब घोटाले पर आप क्या कहते हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब ईडी की विश्वसनीयता मेरी नजर में 0 है, अगर वो 95% से ज्यादा लोगों को, अगर वो अडानी को अरेस्ट कर ले, तब मैं मानूंगा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इनके पास सबूत कुछ पुख्ता है। अगर वो अंबानी को अरेस्ट कर ले, यूसुफ लूलू को अरेस्ट कर ले, अमित शाह जी को अरेस्ट कर ले, उनके बेटे को अरेस्ट कर ले, मोदी जी की फैमिली को खत्म करने के लिए एक तरफा कार्रवाई, मैं नहीं कह रहा ये, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इन लोगों ने तो खुलेआम, इनकी शक्लों से लग रहा है इन्होंने सबने चोरी की है। आप भारतीय जनता पार्टी के बिफोर एंड आफ्टर के फोटो देख लो, सब उनको पकड़ लेते ना। अगर ये एक नहीं है, हजारों जो निकल के आ रहे हैं, जो खुद मोदी जी का नाम लेके वो पटेल साहब थे जो
जो वहाँ पे कश्मीर में पैसे इकट्ठे कर रहे थे बैगों में भर भर के, उन्हें ब्लैक कैट कमांडो मिले हुए थे, कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से, उनको अरेस्ट कर ले। अब एक मसला ये है सर, अगर किसी नेता की रिहाई होती है तो उसके बाद मीडिया इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे तो बड़ा जुल्म हो गया, जैसे कोई गलत काम हो गया। क्योंकि कल मैं देख रहा था कि आज तक पे जो सुधीर चौधरी है वो कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी का एक और राजनीतिक विरोधी जेल से बाहर आकर सक्रिय हो जाएगा, उनके खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार करेगा। दुष्प्रचार मतलब क्या ये पत्रकार ही भाषा हो सकती है? वो कह रहे कि दुष्प्रचार मतलब दुष्प्रचार का क्या मतलब है? कोई भी लीडर होगा आके जो उसके जो विपक्षी लोग हैं उसके खिलाफ बयानबाजी करता ही है कोई भी, यही तो डेमोक्रेसी है कि अपनी जो अभिव्यक्ति है। ये जो एक तरह की मानसिकता है ना, तो मतलब कोई भी आदमी अगर मोदी के खिलाफ बोल रहा है, कोई विपक्ष का नेता, कांग्रेस का, तो दुष्प्रचार हुआ क्या? मतलब ये क्या मतलब है इस बात? तो जो अंधभक्त है उनके लिए तो दुष्प्रचार ही होगा ना। आप जो सीन नजर आता है वो आदमी को अपनी आंखों से नजर आता है। अब अगर कोई मोदी जी से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर रहा है, मोदी जी की वजह से उसकी नौकरी है, उसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, उसकी जय जयकार हो रही है, उसको ज़बरदस्ती एक आर्टिफिशियली पुश करके एक बड़ा पत्रकार बनाया जा रहा है। अब उसके जो ऐसे आराध्य मोदी जी हैं, उनको अगर कोई एक शब्द ये भी कह देगा कि आज उनका मेकअप ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा जो बालों में थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो इस व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा, ये जो अरुण है इसने कैसे बालों की बुराई कर दी, ये मैं तो इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, उसके तो दिल पे लगेगी ना जाके, तो वो दिल की भावना भगवान मान चुके हैं। अब भले ही मोदी जी का उस दिन उनका कपड़ा पहनने में थोड़ी गलती हो गई हो, जो वो पटका लगाते हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, उसकी भी क्रिटिसिज्म कर ली, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ना, मोदी जी की बुराई कैसे कर ली, इससे तो मेरी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, मेरा तो सब कुछ भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ है इनसे। तो भाई कोई डिबेट ही नहीं होगी। तो वही तो हो रहा है, डिबेट कहाँ हो रही है? ये लोग इस लायक हैं कि इनको एंकर और रिपोर्टर कहा जाए, पत्रकार कहा जाए? ऐसा कौन पत्रकार होगा जो अपनी बहादुरी इस बात में दिखाना चाहता है या बताना चाहता है कि मैं जो सत्ता में प्रधानमंत्री हैं उनकी तारीफ करके अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना चाहता है? ये तो बेशर्मी का प्रदर्शन हुआ ना। अगर ऑपोजिशन वालों की जो हिफाजत में खड़े हैं जर्नलिस्ट, वही जर्नलिस्ट हैं मेरी नजर में, और उसकी फिर अपनी वीर गाथाएं बताते हैं कि हम बहादुरी के साथ मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये बहादुरी नहीं, बेशर्मी है, वो बेशर्मी के साथ उनके डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करने में कौन सी बहादुरी है? वाहवाही मिलेगी, फोटो खींचेंगे, वो मिलेगी, और दुनिया भर में पता नहीं कौन कौन सी जगह फोन कराते हैं, जाके कराते हैं कि नहीं कराते पत्रकार में। ये जो पत्रकार है ना, ये वाले सारे जो क्रिमिनल्स हैं, हर मंत्रालय में ये घूमते फिरते मिल जाएंगे कोई ना कोई कागज लेके। बताओ आप किसको कौन नहीं मिलेगा? मैं सबकी सीसीटीवी कैमरा निकलवा लूं तो ये पूछ लेंगे ये कागज और एक जो ब्रीफकेस वाले लोग लेके कहाँ घूमते हैं सारे सो कॉल्ड नकली पत्रकार जो हैं, ये क्रिमिनल्स जो हैं।